राइट, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, जल्दी से फुर्ती से बताइए। आई एम डूइंग वंडरफुल यार, डूइंग गुड। और अगर आपको मुझे मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी अच्छी सी स्माइल भेज दीजिए। राइट, चेहरे पर एक स्माइल के साथ शुरुआत करेंगे और आज बचा हुआ जो कार्यक्रम है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर कर कंप्लीट करेंगे। एग्रीड। सो वेयर आर यू? राइट, सो लेट मी नो इफ यू हैव रिप्लाइड टू मी ऑन दैट। ऑलराइट, नमस्ते आप सभी लोगों को। एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरुआत की जाए अभी। राइट, सो हियर वी गो। हम कंसाइनमेंट को आज बचा हुआ काम कंप्लीट करेंगे। मैंने आज बहुत दुआएं मांगी सर कि आज क्लास सही से चले। बट मुझे बताओ ऐसा क्यों लग रहा है कि आज क्लास सही से नहीं चलेगी? क्यों? हर्षद बाबू की क्लास सही से नहीं चली क्या? चली होगी ना। और दूसरी बात, मेरा फीवर कैसा है? अरे फीवर का क्या हुआ, मेरे दांत का ट्रीटमेंट हुआ, रूट कैनल, और उसके वजह से मेरे को कुछ वहां पर सूजन आ गई और उसके वजह से बुखार आया था। बट इट्स नाउ एवरीथिंग इज गॉन कंप्लीटली। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मुझे पता है आप कितने व्याकुल हो रहे हो, कितनी देर से मुझे बोल रहे हो कि सर सर सर। सुनिए ना, हमें कंप्लीट करने का है तो किसने मना किया भाई? तुम्हारे लिए तो हम है कि नहीं? सो कौन से क्वेश्चंस है? हाउ आर यू सर? सर इज डूइंग ग्रेट, वंडरफुल। आप कैसे हो सब बच्चों? आशा करता हूं कि सब लोग सही हो, ठीक हो, तंदुरुस्त हो, मस्त हो, हंसते खेलते खिलखिलाते चहचहाते। कौन से दो क्वेश्चन बच गए मुझे जल्दी से बताओ। मेरे तो ध्यान में नहीं रहता, बुढ़ा हो गया हूं मैं। जल्दी से बताओ मुझे कौन से दो क्वेश्चन रह गए हैं आपके। मैंने इधर लिखा है क्या कौन से दो क्वेश्चंस रह गए? ऑलराइट, मैंने लिखा हुआ इधर। तीन हो गया, चार हो गया है। एल है। कौन सा क्वेश्चन दिया था भाई होमवर्क? तुम बता नहीं रहे हो यार, इसका ये एक दिक्कत वाला काम है यार। 5 और 8, 5 और 8, ठीक है आ जाओ। 5 के 5 जहां कहीं पर भी हो मेरे राजा बेटा जी छलांग लगा के आएंगे। क्वेश्चन पेपर में 18 का ये क्वेश्चन है। जहां कहीं पर भी हो छलांग लगा के आओ। क्वेश्चन नंबर 5। अरे झुमका गिरा रे। कहा गा रहे हो सर? एकदम वाहियात गाते हो। बिल्कुल सही जवाब बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 मे 18 में एक गानपा। चल पता नहीं, ठीक है। ऑलराइट, हियर आर वी। सो मैंने बताया गणपत ऑफ नगर कंजाइन, सॉरी नगर नहीं, नागपुर कंजाइन्स 500 cases of goods costing 1500 each to Rawat of Jaipur. Ganpat pays the following expenses in connection with the consignment. You have got carriage, freight, and loading charges. Not a big deal. Rawat sells 350 cases at rupees 2100 per case and incurs the following expenses: clearing charges, warehousing and storage, packing and selling expenses. It is found that 50 cases were lost in transit, which is abnormal loss. And another 50 cases were in transit. Not a big deal. Rawat is entitled to commission of 10% on gross sales. Drop the consignment account and Rawat account in the books of Ganpat. चलो आओ बेटा जी, आओ दिखाऊं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। आओ देखो इन द बुक्स ऑफ, क्या क्या कराने के लिए बोला? कंसाइनमेंट अकाउंट एंड रावत इन द बुक्स। तो इन द बुक्स ऑफ गणपत, ठीक है। जो जो बच्चे होमवर्क करके आए वो भी मेरे साथ एक बार करेंगे दोबारा से। कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट में इस तरीके से लाइन, ये 1 2 पर्टिकुलर्स रुपीज, और इधर भी आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज।
और इधर से एक लंबा डिस्काउंट। कंसाइनमेंट के बाद में नेक्स्ट अकाउंट बनेगा रावत अकाउंट। रावत अकाउंट, दिस इज हाउ वी गॉट रावत अकाउंट। ओके, अरे जल्दबाजी मत करो बाबा, मैं धीरे धीरे करूंगा, ऐसा जल्दबाजी नको करो तुम। हाँ, काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा, फिर कहां जाएंगे तुम, कुछ भी करते पुट्टे। सो पहला वाला क्या है? टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कैन आई नॉट से इट इज 500 into 1500 each? So I'll say 500 into 1500. It shall turn out to 7,50,000. लोडिंग अमाउंट कुछ भी रिवर्स नहीं होगी। फिर आगे टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट लिखने के बाद में इधर हमारा नीचे आएगा कैरेज, फिर नेक्स्ट आइटम आएगा फ्रेट, फिर आएगा लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस। ओके, सो इसका हम कितना लिखेंगे बेटा जी? 15,000, फिर 45,000 और फिर 15,000। सो आई थिंक इट विल टर्न आउट टू 75,000। ओके, फिर उसके बाद में रावत सेल्स 350 एट द रेट ऑफ रुपीज 200 एंड 2,100। तो कैन आई नॉट से बाय रावत अकाउंट? तो हम यहां पर लिखेंगे 350 केसेस इंटू रुपीज 2,100। सेल्स 350 इंटू 2,100, इट शैल टर्न आउट टू 7,35,000। Once this is done, then we are expected to write down to Rawat account. And to Rawat account, and I'll write down clearing charges. Clearing charges, I'll write down 18,000. Then I'll write down warehousing and storage. Plus storage. And how much is that? 25,000. And then packing and selling. Packing and selling. Packing and selling will be 7,000. So 18 plus 25 plus 7,000. 18,000 plus 25,000 plus 7,000 will turn out to how much? 50,000। कमीशन हम बाद में लिख देंगे बेटा। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने ऐसा बताया, इट इज फाउंड दैट 50 केसेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट विच इज एबनॉर्मल लॉस। तो कैन आई नॉट से बाय एबनॉर्मल लॉस? फिगर कितना है वो निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस वर्किंग नोट। ठीक है, और उसके साथ साथ इधर आएगा बाय स्टॉक इन ट्रांजिट, वो भी लिखेंगे वर्किंग नोट से। और इधर आएगा टू रावत अकाउंट कमीशन। तो जब कमीशन की बात चलेगी तो कमीशन आएगा बेटा जी 7,35,000 इंटू आई विल से 10%। तो 7,35,000 इंटू 10%, इट शैल टर्न आउट टू 73,500। एंड ओवर ईयर यहां पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। रावत अकाउंट बेटा मैं लास्ट में कर दूंगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिखा। ओके, रावत अकाउंट में बाद में कर दूंगा। ठीक है, कहां तक पहुंची गाड़ी देख लेते रसगुल्लों की। तो सभी लोगों को दिख रहा है राइट? ऐसा अज्यूम करके मैं चल रहा हूं। ओके, बाय क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब यहां पर हम वर्किंग नोट करेंगे बेटा, प्लीज अब इस वर्किंग नोट पर ध्यान देना। यहां पर आएगा यूनिट और अमाउंट और हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो पहला आएगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लिए आई विल राइट डाउन 500 केसेस into 1500. 500 into 1500 I will write down how much? 7,50,000. फिर बेटा जी हम करेंगे इसमें ऐड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस की बात करूं तो मैं एक्सपेंसेस के नाम लिख दूंगा बेटा जी. कैरेज, कैरेज का एक्सपेंसेस है 15,000. फ्रेट है, फ्रेट इज 45,000. और उसके बाद में लोडिंग चार्जेस. लोडिंग चार्जेस की अमाउंट जो मुझे लगती है वो है 15,000. और उसके बाद में आ जाएगा आपका टोटल 500. और ये आ जाएगा 7,50,000 प्लस 75,000. सो इट विल टर्न आउट टू 8,25,000. अप्रिशिएट दिस. इसके बाद में राजा बेटा जी अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है बेटा. अब यहां पर दो चीजें, लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड स्टॉक इन ट्रांजिट. ये पॉइंट बी पर अब हम है, तो पॉइंट बी पर आप कैसे करोगे? लॉस इन ट्रांजिट. एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस नहीं. लॉस इन ट्रांजिट मैंने आपको सिखाया दोनों जगह से ही लेस होगा. तो ये 50 केसेस है, मैंने 50 लिखा, इधर आ गया एक्स. एग्रीड. तो कैलकुलेट करके देखो 8,25,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 500, तो हमारा आंसर आएगा 82,500. और लगे हाथों इधर भी लिखेंगे स्टॉक इन ट्रांजिट. कितने स्टॉक इन ट्रांजिट है तो उनका ये बोलना पड़ रहा है. 50 केसेस किसमें इन ट्रांजिट है तो ये आएगा 50. बेटा माइनस कर फिगर ना निकाले, माइनस कर फिगर ना निकाले. आई रिपीट, ये डायरेक्टली आ जाएगा 82,500. इसके बाद में आपका फिगर आ जाएगा 400 और 8,25,000 माइनस 82,500 माइनस 82,500, तो आपका फिगर आएगा 6,60,000. ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट बी हो गया कंप्लीट, पॉइंट ए हो गया. अब इसके बाद में मैं आपसे अगली चर्चा पूछता हूं कि बेटा जी क्या बोला गया है, कौन से रावत ने खर्चे किए. सो क्लियरिंग चार्जेस, वेयरहाउसिंग चार्जेस और पैकिंग, उसमें से हम सिर्फ लेंगे ऐड क्लियरिंग चार्जेस. वेयरहाउसिंग चार्जेस नहीं लिए जाते, क्लियरिंग चार्जेस जब हम लेंगे. सो क्लियरिंग चार्जेस कितना लेंगे? आई विल बी टेकिंग 18,000 एंड वंस आई हैव टेकन दिस सो इट विल टर्न आउट टू 400 and 660 plus 18,000 will become 6,78,000. Then my dear students I need to ask you, 6,78,000 में से कितने यूनिट बिक गए? क्योंकि अब देखो क्या है, गोडाउन में कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं, गोडाउन में कोई ट्रांजिट में मतलब स्टॉक नहीं है, कुछ नहीं है. सो वहां पर हमको यह बताया जा रहा है कि 350 यूनिट्स आर सोल्ड. सो हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक आना चाहिए. अगेन इट वुड बी 50 यूनिट, क्योंकि 350 आर सोल्ड. सो ये इधर आ जाएगा x. तो मैं क्या करूंगा, 6,78,000 इनटू 50 डिवाइड बाय 400 एंड इट विल टर्न आउट टू 84,750. सो दिस इज व्हाट माय वैल्यू ऑफ स्टॉक इज. तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को तीन चीजें चाहिए थी, एक एबनॉर्मल लॉस, एक स्टॉक इन ट्रांजिट और एक क्लोजिंग स्टॉक. सो बेटा जी अब देरी किस बात की, तो हम जाके लिख देंगे. यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 82,500. स्टॉक इन ट्रांजिट भी हमें लिखना पड़ेगा 82,500 और क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखना पड़ेगा राजा बेटा जी, इट इज आई गेस 84,750. 84,750. और इसके बाद में आपका जो है वो आ जाएगा 2 P&L अकाउंट. 2 P&L अकाउंट. मैं आपके आंसर के लिए इंतजार करूंगा. आप जब आंसर देंगे तभी मैं लिखूंगा 2 P&L अकाउंट. आपका क्या है, लेट्स सी. एक गुड़िया ने मुझे आंसर भेजा 36,250. लेट्स सी इफ दैट आंसर इज करेक्ट. 36,250. नाम है गुंडी का, नहीं लड़के का, मेघांत रामतकर, राइट. अब रावत साहब का हम क्या करेंगे, इधर 2 कंसाइनमेंट अकाउंट. ये अमाउंट आनी चाहिए 7,50,000. इधर आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट और इधर मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस 36,250. ओके. एक्सपेंसेस में मैं लिखूंगा 50,000 और लिखूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. कमीशन लिखूंगा और कमीशन का भैया फिगर आ जाएगा 73,500. फिर बचा हुआ फिगर कितना आ जाएगा, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. तो द फिगर वुड बी 7,50,000.
minus 50,000 minus 73,500 and the figure will be 6,26,500. ये टैली हुआ 626,500 पर और प्रॉफिट जैसा आप बता रहे हो 36,250 सभी लोगों की आम सहमति बन गई है 36,250 एंड दैट आई थिंक शुड बी द राइट आंसर। वैसे चिंता क्यों करते हो, अपन है ना इधर, देख कर बताएगा ना तुमको। एक काम करे क्या, आंसर को ढूंढे क्या, क्वेश्चन पेपर में 18 का है ना। तुमने आंसर चेक कर लिया क्या, मेरी जरूरत है क्या चेक करने की। सर 2 कंसाइनमेंट 735 है, अरे ये मेरे से कैसे क्या कांड हो गया, ये 7,35,000 बिना देके पोस्टिंग कर दी थी मैंने। सेल 7, ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, ये 7,35,000 है। तो इधर 15,000 से कम हो जाएगा, तो 26,500 में से 15,000 कम हो गया तो ये आ जाएगा 6,11,500। सही है क्या बाबू, सॉरी भाई इसके लिए सॉरी, ये बिना देखे मैंने था आवेश में आकर। ठीक है, ये वाला आंसर अभी दिखा दूं क्या आपको, ICI.org खुल जाए सिम, फिर हम बोलेंगे स्टूडेंट्स में जाओ, ये वाला फाउंडेशन कोर्स, ये वाला के अंदर सजेस्टेड आंसर मई 2018 है ना, मई 2018, इसके अंदर फाइंड गणपत और श्री गणपत जी 10 मार्क के लिए आंसर क्वेश्चन आया था ये, और ये देख लीजिए आपका आंसर यही मैच होता है क्या, 36,250 और यहाँ पर 6,11,500 और बिल्कुल सही जवाब। तो और इसकी वर्किंग नोट दिए और आपने भी वर्किंग नोट करनी ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई है, बहुत ईजी चीज़ थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा, आपने मुझे कहा क्वेश्चन नंबर है ये 8 जनवरी 2021 का क्वेश्चन आया है, राइट, जैन 2021 का क्वेश्चन आया। कुछ बच्चों ने किया होगा, लेट्स गो अहेड। अभी कुछ बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या यार, पढ़ते। ए प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफ कोलकाता हैज गिवन the following particulars regarding the tea sent on consignment to tea stores of Mumbai. 5 kg tin 100 kg each है और सेलिंग प्राइस है 150, क्वांटिटी कंसाइन 1000। 10 kg टिन है 180 ईच, 250 ईच सेलिंग प्राइस है, और क्या बोला है 1000 टिन्स। द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्राइट टू पे बेसिस। टू पे बेसिस मतलब ये पेमेंट किसने किया, कंसाइनी ने पेमेंट किया। तुम्हें पता है पोस्ट में एक ऐसी स्कीम चलती है कि जिसमें आप सामने वाले आदमी को बोलते हैं कि डिलीवरी चार्जेस वो दे देगा, आप उसको जाके पहुंचा देना और उससे पैसे ले लेना। तो बेटा जी ये जो टू पे बेसिस है इसमें कंसाइनर क्या है, डिलीवरी लगा देता है, बट उसके आगे डिलीवरी लेते वक्त कंसाइनी को उसका पेमेंट करके डिलीवरी लेनी होती है। द फ्रेट वॉज चार्ज एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सी स्टोर्स सोल्ड 500 5 kg tins and 800 10 kg tins. It paid insurance of 10,000 and storage charges of rupees 20,000. ठीक है, C stores is entitled to fixed commission of 10% on sales. During transit, 50 quantity of 5 kg tin and 20 quantity of 10 kg tin got damaged and the transporter paid 5,000 as damage charge. Prepare the consignment account in the books of Product Limited. और आगे कुछ नहीं बोला है। अब इस केस में मैं आप सभी लोगों से यह पूछ रहा हूं कि इधर माल भेजा कैसे गया है, whether the goods are sent at cost or whether the goods are sent at IP invoice price। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, how are the goods being sent at cost or at IP?
आई विल बी वेटिंग फॉर एन आंसर। राइट, मीन वाइल मैं क्या करता हूं, इन द बुक्स ऑफ प्रोडक्ट्स लिमिटेड जाता हूं, इन द बुक्स ऑफ ए प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और मैं बनाऊंगा कंसाइनमेंट अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ ए प्रोडक्ट लिमिटेड, और हेडिंग आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, सो मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए। तुम्हारा बोलना है आईपी। ऐसा क्यों लग रहा है आपके आपको ये आईपी है? आई एम रिक्वेस्टिंग, व्हाई डू यू थिंक सो इट इज एन आईपी? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, व्हाई डू यू थिंक सो इट इज एट आईपी? व्हाई इज इट आईपी? आई वांट दिस आंसर, और उसके पहले मैं आगे जाऊंगा नहीं। ये क्वेश्चन दोनों से ही सॉल्व हो सकता है, आईपी से भी हो सकता है, कॉस्ट से भी हो सकता है, और दोनों में आंसर सेम आएगा। बस मैं पूछना चाह रहा हूं कि व्हाई डू यू थिंक सो आईपी पर ये माल लेना है? कहीं पर ऐसा लिखा है गुड्स आर सेंट एट लोडेड प्राइस, राइट? अब हम लोडेड प्राइस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है कि गुड्स आर सेंट एट लोडेड प्राइस। एग्रीड? फिर अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 भी अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट बोला है कि गुड्स आर सेंट एट आईपी लोडेड प्राइस। यहां पर कहां पर भी बोला है कि आईपी पर भेजा है बोलकर, मुझे यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इट इज सेंटेड आईपी। अब कुछ बच्चे हैं ना कुछ भी बड़बड़ कर रहे हैं। निशिता सिंह क्या बड़बड़ कर रही है सुनो, बिकॉज फ्राइट इज बिंग चार्ज ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ? फ्राइट इज बिंग चार्ज ऑन इट, तो उससे आईपी पर कैसे हो जाएगा? कोई लॉजिक है, कोई सेंस है इस बात का? बट तुम्हें सेंस लग रहा है, कोई सेंस नहीं है। फ्रेट किसके बेसिस पर चार्ज करेगा? उसके बेसिस पर वो आईपी पर माल भेजा। ये कौन सा दस्तूर है भाई? कॉस्ट पर कर सकते हैं बिकॉज कॉस्ट गिवन है, यस। फ्रेट आईपी पर चार्ज करा है, ओके। कॉज फ्रेट वो सेलिंग वैल्यू पर देगा, कंजाइनी क्योंकि उसको आईपी ही पता है तो उस बेसिस पर देगा। अब ये विश्वास, जो विश्वास भाई है उसका जो आंसर है वो काबिले तारीफ है। इसके पहले आंसर में कोई दम नहीं था। ये यहां पर ये बच्चा क्या बोल रहा है कि सर अगर आप देखेंगे तो कंजाइनी फ्रेट पे करेगा, बट कंजाइनी अगर फ्रेट पे करेगा तो उसको माल की सेलिंग प्राइस पता है तो उसके ऊपर वो सेलिंग प्राइस पर क्या बोलता है, फ्रेट देगा। ठीक है, मैं एक एंगल से बात समझने के लिए तैयार हूं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको कॉस्ट पता है और उसको बोला गया कि फ्रेट हम किस पर देंगे, सेलिंग प्राइस पर देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। एग्रीड? सो बेटा जी इस क्वेश्चन का आंसर आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, कॉस्ट पर भी निकाल सकते हो, आईपी पर भी निकाल सकते हो। हमें इसकी नोट लिखनी पड़ेगी कि नोट में हम क्या अज्यूम करें कि गुड्स आर सेंट एट सेलिंग प्राइस टू द कंजाइनी। और हम ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम बोलेंगे क्योंकि उसको माल के ऊपर जो फ्रेट भरना है वो फ्रेट भरना है ऑन व्हाट आई कैन से सेलिंग प्राइस, तो जाहिर सी बात है उसको सेलिंग प्राइस ही पता होगी। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे नोट, इट इज assume that goods are sent at selling price by consignor to consignee। अब तुम है ना तलवार लेकर मत आ जाना जब इसका सजेस्टेड आएगा तो, सर आपने बोला था कि सेलिंग प्राइस पर भेजा है माल बट इंस्टीट्यूट ने उसको कॉस्ट पर ले लिया। फाइनल आंसर वही मैच होगा। बट बेटा जी इस केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अब अजम्पशन कुछ भी हो सकता है। तुम अज्यूम कर सकते हो कॉस्ट पर भी, उसमें भी आंसर गलत नहीं है। आप अज्यूम क्या कर रहे हो सेलिंग प्राइस पर, उसमें भी आंसर कोई गलत नहीं है। सो राजा बेटा जी अब हम शुरुआत करते हैं। कैन आई नॉट से, आई विल राइट डाउन हियर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, goods sent on consignment, I will write down how much 1000 tins multiplied by rupees 150 each, or
1000 टिन्स इंटू रुपीज 180 ईच, और मैं इधर लिख दूंगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लोडिंग रिवर्स करनी है मुझे। क्या रिवर्स करनी? लोडिंग। सो आई विल राइट डाउन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 50। तुम पूछोगे 50 कैसे है? 150 माइनस 100, और इधर लिखूंगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 70। 70 कैसे आया? 250 माइनस 180, 250 माइनस 180, तो 1000 into 150, it shall turn out to 1,50,000, और फिर 1000 into 180, it shall turn out to how much? 1,80,000, और फिर 1000 into 50, it will turn out to how much? 50,000, and there it would be 70,000. Alright, so this is done. आगे बढ़ते। उसके बाद उन्होंने बोला the consignment was booked on a freight to pay basis. The freight was charged at the rate of 5% of selling value. C stores sold 505 kg tins and 810 kg tins. Sorry. Yeah, 10 kg tins. It paid insurance 10,000 and storage charges 20,000. C is entitled to a fixed commission of 10% on sales. Not a big deal. During transit, 50 quantity of 5 kg tin and 20 quantity of 10 kg tin got damaged and the transporter paid 5,000 as the damage charge. So राजा बेटा जी हम यहां पर लिखेंगे टू, किसका नाम लिखेंगे? कंजाइनी का। कंजाइनी का नाम क्या है? कंजाइनी का नाम है सी स्टोर्स। तो पहला मुझे लिखना है फ्रेट। फ्रेट के लिए सिंपल है, आई विल से 150 प्लस 180, it will become 3,30,000. 3,30,000 into 5%, it will become 3,30,000 into 5%, it will become 16,500. यही सेल वैल्यू है ना बेटा, यही सेल वैल्यू है, इस सेल वैल्यू का 5%। सो 150 और 180 इज हाउ मच? 3,30,000 इंटू 5%, मैंने बताया 16,500। फ्रेट के बाद में हम नेक्स्ट आइटम लिखेंगे बेटा जी, इट इज आई गेस स्टोरेज। इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस इज 10,000 और स्टोरेज चार्ज कितना है? 20,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एबनॉर्मल लॉस आएगा, एबनॉर्मल लॉस, लॉस इन ट्रांजिट, और क्या आएगा? इधर क्लोजिंग स्टॉक आएगा बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के बाद में नेक्स्ट आइटम क्या है? इधर सेल भी तो लिखना पड़ेगा। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ एक सेकंड है बेटा। बाय सी स्टोर्स अकाउंट। तो बेटा जी कितना माल बेच दिए बाय सी स्टोर्स अकाउंट? कितना माल बेच दिए है? $500 इंटू रुपीज 150 और 800 इंटू रुपीज 180, ये सेल वैल्यू आ जानी चाहिए। सो 500 इंटू 150, ये आ जाना चाहिए 75,000, और दूसरा क्या है? 800 इंटू 180, ये आ जाएगा 1,44,000। अब 75,000 प्लस 44,000 कितना आ जाएगा राजा बेटा जी? 2,19,000। ठीक है, ऑल राइट, परफेक्ट फ्रेंड्स, यू ऑल हैव डन वंडरफुली वेल। नाउ कम्स अ क्वेश्चन कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सर फ्रेट विल बी 5% ऑफ 4 लाख। वाई 4 लाख?
राशि जैन वाई 4 लाख, आई हैवंट अंडरस्टूड। राशि जैन 4 लाख का समझा नहीं, 4 लाख इंटू 5% कैसे आ रही है? हाँ तो सेलिंग वैल्यू यही तो है, 150 प्लस 1,80,000 कितना आता है? 150 प्लस 1,80,000 इट इज 3,30,000। अच्छा तो मैंने गड़बड़ कर दी सेलिंग प्राइस। ओ हो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इट शुड बी 250, राइट? आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा फॉर दैट। शर्मिंदा हूं मैं बहुत ज्यादा। ये 2,50,000, सो ये यहां पर आ जाएगा 2,50,000, मतलब 4 लाख इंटू 5%। ओ हो, बहुत ही चेंज करना पड़ रहा है। तो ये आ जाएगा 4 लाख इंटू 15%, कितना आ जाएगा? इट इज 60,000। और क्या, ये इधर आना चाहिए इंटू 250। तो 800 इंटू 250 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2 लाख। तो दैट विल टर्न आउट टू हाउ मच? 2,75,000। क्यों भाई साहब, बरोबर है क्या? अब बेटा जी आपको इसमें निकालना है एबनॉर्मल लॉस और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो पहले मुझे बताओ कैसे निकालेंगे, कैसे? हाउ आर यू गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट? जल्दी से बताओ। जल्दी से मुझे बताओ, अब आप इसको वैल्यूएशन कैसे करोगे? जिन जिन बच्चों ने सॉल्व किया है उसका मुझे फोटोकॉपी भेजो। हाउ आर यू गोइंग टू सेल इट? हाउ आर यू गोइंग टू वैल्यू इट? चलो इधर मैं बताता हूं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आई विल राइट डाउन यूनिट एंड आई विल राइट डाउन अमाउंट। फर्स्ट वन आएगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इट इज ऑलवेज एट कॉस्ट। ये वर्किंग नोट हमेशा कॉस्ट पर ही बनेगी बेटा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये हमेशा वर्किंग नोट एट कॉस्ट बनेगी। तो कैन आई नॉट से ये 505 kg वाला है और उसी के साथ यहां पर 10 kg वाला भी हम बनाएंगे और वो बनेगा यूनिट और अमाउंट। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, कितने यूनिट भेजे? तो मैंने भेजने भाई जी यूनिट भेजे, मैंने भेजे हैं, कितने यूनिट पकड़ू भाई? थाउजेंड यूनिट और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ 100 रुपीज। तो 1000 इंटू 100 क्या सर? 1 लाख। और दूसरे वाले का कितना ले लूंगा बेटा? 1000 और ये आ जाएगा 1,80,000। अब बेटा जी फ्रेट एक्चुअली इनकर किया है कंजाइनर ने। आई रिपीट, फ्रेट एक्चुअली इनकर किया है कंजाइनर ने। सो मैं करूंगा ऐड फ्रेट, आई विल ऐड फ्रेट। बेटा हाउ मच इज द फ्रेट? सो दे सेड 5% ऑफ सेलिंग वैल्यू। तो 5% ऑफ सेलिंग वैल्यू लेना है तो बेटा जी मैं क्या करूंगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 150 इंटू 5%, सो इट इज 7,500। और इसका भी कैसे लूंगा बेटा जी? 1000 इंटू 250 इंटू 5%, तो ये आएगा 12,500। मैं आपकी व्यथा को सुलझाने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बता दीजिए अगर कोई दिक्कत है तो। और ये इधर आ जाएगा 8,500, ये आ जाएगा 1000 और ये इधर आ जाएगा 1,80,000 प्लस 12,500, तो इट विल बिकम 1,92,500। कोई व्यथा है तो पूछ लीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। वेरी गुड, मेजोरिटी बच्चों ने सही किया है। ओके, सो नाउ व्हाट आई डू, ये पॉइंट ए आ गया। नाउ आई से लॉस इन ट्रांजिट।
लॉस इन ट्रांजिट, कितना लॉस इन ट्रांजिट है बेटा जी? तो दे हैव सेड 50 क्वांटिटी, राइट, और यहां पर बोला है 20 क्वांटिटी। सो बेटा जी अभी सिंपल सा बात है, 50 इंटू 8,500, यार कुछ भी लिख रहा हूं मैं आज। हाँ, 50 इंटू 1,07,500 डिवाइड बाय 1000 अगर हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5375। ये नुकसान यहां पर हुआ। और 20 इंटू 192,500 डिवाइड बाय अगर मैं करूं 1000, सो द आंसर विल बी 3850। ये हमने लेस करना है, यह आएगा 950। और अब हम क्या करेंगे, 1,07,500 माइनस 5375, और इसका आंसर आ जाएगा 1,02,125। 1000 माइनस 20, तो इट वुड बी 980। तो 192,500 माइनस 3850, 188,650, 188,650। अब बेटा मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। और मेरे पास इसके अलावा कोई जरिया नहीं है, तरीका नहीं है। अब आप बोलेंगे मैंने 60,000 फ्रेट कहां से लिख दिया? हाँ तो 20,000 ही तो है। किसने बोला रे नालायक? 20,000 ही लिखा है मैंने, नालायक झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो कह रहे तुम, राशि जैन वगैरह। क्या है, 20,000 ही है। ऑलराइट ऑलराइट गलती हो गई भाई। अब मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त था और व्यतीत था, मैं आपको बता रहा हूं। अब जो बच्चा दिमाग लगाएगा, लॉजिक लगाएगा, वो बढ़ेगा आगे, और जो लॉजिक नहीं लगाएगा वो तड़पेगा। अब इसमें लॉजिक की क्या बात है बेटा जी? फ्रेट के बाद में जो इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस आपको बताया गया है कि हमने लिया है और नुकसान हुआ है इन ट्रांजिट। आप पढ़िए, नुकसान इन ट्रांजिट हुआ है, बराबर है। जाहिर सी बात है, इन ट्रांजिट नुकसान होने के बाद में इंश्योरेंस क्लेम मिला है। इन ट्रांजिट शब्द लिखा हुआ है। अब इंश्योरेंस जो भरा है, जाहिर सी बात है कि वो ट्रांजिट में जो है गाड़ी, उसके लिए इंश्योरेंस लिया गया है। तो बेटा जी मैंने आपको बताया था कि आपको वो सारे एक्सपेंसेस जोड़ने पड़ते हैं अप टू दी गोडाउन। सो इंश्योरेंस जो रास्ते में माल जा रहा था, जब उसका इंश्योरेंस लिया गया था, तो गोडाउन में माल पहुंचने के पहले तक का इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस को भी ऐड करना पड़ेगा। ये लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, ये लॉजिक सही है कि इंश्योरेंस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि इन ट्रांजिट जो आपका इंश्योरेंस है, राइट, इसीलिए आपको क्लेम मिला है। और इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस बेटा जी गोडाउन में माल पहुंचने के पहले तक का है। तो इंश्योरेंस हैज टू बी एडेड। बट इंश्योरेंस हैज टू बी एडेड, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस में ऐड करूं। क्यों, किस में ऐड करूं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो सर? क्योंकि एकदम कॉमन सेंस की बात है बेटा जी। मैं 5 kg टिन में कितना ऐड करूं और 10 kg टिन में कितना ऐड करूं, मुझे नहीं पता इंश्योरेंस क्लेम कितना ऐड करूं। उन्होंने तो मुझे सिंपल सी एक बात बता दी कि 10,000 इंश्योरेंस है और 10,000 को अभी आपको ऐड करना है, तो मुझे नहीं पता, इस वजह से मैं इंश्योरेंस को ऐड नहीं कर रहा हूं। बट ध्यान रहे, टेक्निकली स्पीकिंग इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इस केस में उन्होंने हमको इंश्योरेंस देना ही चाहिए। फिर उसके आगे उन्होंने बताया कि फ्रेट का जो खर्चा है ये टू पे बेसिस है, मतलब खर्चा इधर ही इनकर हो गया था, बट टू पे बेसिस है, तो कोई दिक्कत नहीं। कंजाइनी ने फ्रेट का सिर्फ पेमेंट मात्र किया है, खर्चा पहले ही हो गया था, एग्रीड। और उसके अलावा और कौन सा खर्चा है जो उन्होंने बताया? इंश्योरेंस जो है वो हम ले नहीं रहे और स्टोरेज चार्जेस भी हम ले नहीं रहे। टेक्निकली स्पीकिंग इंश्योरेंस चार्ज आना चाहिए था, बट अभी ये क्योंकि दो डिवाइडेड है, अब इसमें इंश्योरेंस कितना लूं मुझे नहीं पता, इसलिए वी आर नॉट टेकिंग इंश्योरेंस। नाउ आई विल से वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना लेना पड़ेगा बेटा जी? वैल्यू ऑफ स्टॉक मुझे लेना पड़ेगा, कितने यूनिट बिक गए, इधर 500 बिक गए तो ये आएगा 450, और इधर कितने यूनिट बिक गए मेरे भाई साहब? 800, मतलब इधर आएगा 200। ओ 950 माइनस 500 बिक गए, माइनस 500, तो ये आएगा 450, और 980 माइनस 800, सो ये आएगा 180। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 450 इंटू 1021
25 divide by 950, so it will turn out to 48375 at cost, और इधर 188 into 188,650 divide by 980 is what I say, it will become 34,650. Agreed? तो जब ये आंसर आ गया तो ये आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गया, ये एट कॉस्ट आया, बट बेटा जी मुझे किस पर लेना है, एट सेलिंग प्राइस। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, इसके अंदर जोड़ दूंगा एड लोडिंग। तो लोडिंग कैसे जोड़ दूंगा बेटा जी, मैं सिंपल है, इसका वर्किंग इधर दे रहा हूं मैं 450, पहले वाले का वर्किंग दे रहा हूं 450 मल्टीप्लाइड बाय 50, और दूसरे वाले का वर्किंग दे रहा हूं मैं 180 इंटू उसका लोडिंग है 70, सो 450 इंटू 50 इट विल बी 22,500, और दूसरे वाले का लोडिंग आएगा 180 इंटू 70 इज इक्वल टू 12,600। तो बॉयज एंड गर्ल्स हम यहां पर इस तरीके से बोलेंगे अभी इसको कि हमारा स्टॉक रहेगा 450 48,375 प्लस 22,500, तो अमाउंट विल बी 70,875, और ये इधर आएगा 180, और 180 का आएगा 34,650 प्लस 12,600, सो ये आ जाएगा 47,250। I hope you people have understood so far. समझ में आया क्या, बताओ मुझे जल्दी से। ये मैंने क्या किया, लोडिंग ऐड किया, 450 यूनिट्स में लोडिंग 50 रुपए का था, 100 रुपए कॉस्ट, 150 में हम सेल कर रहे हैं। दूसरा वाला का लोडिंग 180 यूनिट्स है, उसका लोडिंग 70 रुपीज है, 250 में हम बेच रहे हैं, उसका कॉस्ट है 180, तो उसका लोडिंग ऐड कर दिया, तो हमें ये रिवाइज फिगर मिल गया कि भाई जी ये लोडेड प्राइस है। डन डन डन। बाकी का पूरा फिगर मैंने आपको बताया कि हम किस पर कैलकुलेट करते हैं, एट कॉस्ट। तो चले अभी आगे। तो आई विल कम डाउन टू द कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लिखेंगे लॉस इन ट्रांजिट कितना 5375 प्लस 3850, 5375, कैन आई नॉट से 5375 प्लस 3850, ये टोटल लॉस है, माइनस में लिखूंगा कितना क्लेम मिल गया बेटा जी। सो आई हैव रिसीव्ड अ क्लेम ऑफ 5,000, आई हैव रिसीव्ड अ क्लेम ऑफ 5,000। तो बेटा जी हम बोलेंगे 5375 प्लस 3850 माइनस 5,000, सो इट शैल बी इक्वल टू 4225, और इधर लिखेंगे बाय ट्रांसपोर्टर। इधर एक ये चीज अच्छी थी जिससे मेरे को अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ट्रांसपोर्टर ने क्लेम भरा है, मतलब इंश्योरेंस लिया ही नहीं था, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं लिया, देखो ट्रांसपोर्टर ने भरा है, इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं भरा है, वो लाइन मिस हो गई मेरे से, जरा ध्यान से सुनो। तो इस प्रॉब्लम में कोई इश्यू नहीं है। इधर क्या लिखा, ट्रांसपोर्टर पेड, बोला है कि नहीं बोला, ट्रांसपोर्टर पेड, मतलब इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का नहीं लिया हुआ था, मतलब वो ऐड नहीं करना है हमें, सो इंश्योरेंस को हम आराम से अब अज्यूम कर सकते हैं कि वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस था। और इधर ट्रांसपोर्टर अकाउंट हम लिख देंगे 5,000, सो जो टोटल लॉस है वो हम लिखेंगे यहां पर, अच्छा ये आउटर कॉलम में लिख दूंगा 4225, और ये वाला अमाउंट आ जाएगा 5,000। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, मैं ऑफिस से दोबारा बताता हूं। एबनॉर्मल लॉस हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको समझाया, एट कॉस्ट आपको लिखना पड़ता है। सो एट कॉस्ट मतलब 5375 और 3850 टोटल लॉस था, माइनस आपने किया जितना क्लेम मिला 5,000, तो 4225 ये आपने क्लेम लिखा, और ट्रांसपोर्टर भैया ने 5,000 दे दिया, आपने ट्रांसपोर्टर का लिख दिया 5,000। एग्रीड। अब राजा बेटा जी आपका आया स्टॉक, ये कितना लिखना है 70,875। सो कैन आई नॉट से 5 kg टिन, मैं लिखूंगा 70,875, 70,875, और 10 kg tin, I'll write down 47,250, और ये आउटर कॉलम में चला जाएगा 70,875 प्लस
47,250, इट विल इक्वल टू 118,125 और इसके ऊपर हम निकालेंगे टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। एग्रीड। स्टॉक रिजर्व कितना आएगा बेटा जी? फर्स्ट वाले आइटम का आएगा 5 kg टिन 22,500, 5 kg टिन 22,500 और 10 kg टिन 12,600। याद आ रहा है? चेक कर लेते, यही है कि 12,600। यप, दैट्स राइट, 22,500 और 12,600। आउटर कॉलम में जब हम लिखेंगे तो 22,500 प्लस 12,600, इट विल टर्न आउट टू 35,100। अब राजा बेटा जी आपको निकालना है क्या? प्रॉफिट। सो 2 आ जाएगा P&L अकाउंट। आप मुझे निकाल कर बताइए कि क्या प्रॉफिट रहना चाहिए, कि बाकी सारी चीजें हमने लिख दी। कमीशन लिखा क्या रहे? ओह, 2C स्टोर्स, कमीशन नहीं लिखा है। 2C स्टोर्स और एक आइटम आएगा, कमीशन का फिगर आएगा $2,75,000 into what percentage? 10%. So it will turn out to 27,500. अब मुझे नेट प्रॉफिट निकाल कर बताओ। बताओ अभी और कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। So I'll say 50,000 plus 70,000 plus 2,75,000 plus 4,225 plus 5,000 plus 118,125 minus 1,50,000 minus 2,50,000 minus 27,500 minus 20,000 minus 10,000 minus 20,000 minus 35,100. 9750 is to P&L account. 9750, absolutely right answer, and you have done a great job. 9750 is the profit which you have earned. अब इसके बाद में हम एक नोट और लिखेंगे. It is assumed that insurance charges, और एक assumption क्या है? It is assumed that insurance charges are non-recurring, are recurring in nature. And hence not added in the valuation of stock. And hence अरे क्या हुआ देखना उधर, वो क्यों तंग कर रही है? डन डना डन क्या? और इसी के साथ हम देते हैं विराम कंसाइनमेंट अकाउंट को। कंसाइनमेंट अकाउंट इज डन। तो ट्रांसपोर्टर को हम पैसे देंगे तो क्रेडिट में क्यों? वाह बेटा वाह, वेरी गुड। कोमल काव्यदास, वेरी गुड। मतलब प्रॉब्लम पढ़कर भी है ना, अनपढ़ के अनपढ़ रहे, और प्रॉब्लम में इंग्लिश लिखी हुई है फिर भी अनपढ़ रहे। मतलब मैं, मेरा माल होगा वो ट्रांसपोर्ट में डालूंगा। सपोज तू एक काम कर, तेरी बाइक है, तेरा फ़ोन है, ट्रांसपोर्ट में कहीं मुझे भेज देना, फिर तेरे मोबाइल को ट्रांसपोर्टर वाले फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। फिर उसके बाद में तुम बोला कोई बात नहीं, फोड़ दिया तो फोड़ दिया, मैं आपको पैसे देती हूँ, है ना। तो ट्रांसपोर्टर को हम पैसे देंगे ना, ट्रांसपोर्टर को हम पैसे देंगे, बराबर है ना इडियट। ट्रांसपोर्टर से हमें पैसे मिल रहे हैं और कंसाइनमेंट के लिए वो इनकम है, एंड दैट्स द रीजन इट इज क्रेडिटेड हियर। सर एक बार नोट दिखा दो, ये रही नोट। अब एग्जाम के बारे में ध्यान से सुन लो, इसका जब सजेस्टेड आएगा तब एक बार देखना जरूर, क्योंकि क्या है कि मैंने लॉजिक लगाकर बराबर से सॉल्व कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा जी हमें एग्जामिनर के अजम्पशंस और एग्जामिनर की चीज़ों को फिर से एक बार देखना ही पड़ता है कि भाई जी जैसे हमने किया वो सही है क्या नहीं। ये अभी जो हमने लॉजिक लगा कर किया वो सही है, हमने जो अजम्पशन किए वो भी सही है, आंसर इन अजम्पशंस के बेसिस पर यही आएगा, दूसरा आंसर आ नहीं सकता। बट हो सके कि एग्जामिनर उसको कॉस्ट पर ही ले ले। अगर एग्जामिनर उसको कॉस्ट पर लेगा तो स्टॉक रिजर्व की एंट्री नहीं आएगी और लोडिंग रिवर्सल की एंट्री नहीं आएगी, बस उतना ही। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। सर एक बार नोट दिखा दो। हाँ सर, एक क्वेश्चन में डाउट है। क्या क्वेश्चन में डाउट है बोल मुझे।
राशि जैन जी बिल्कुल सही जवाब। और मैं आपको बता दूं कि आप जब क्रेडिट साइड में लिखते हो कंसाइनमेंट अकाउंट के, तो मैंने आपको बताया था यू हैव टू ऑलवेज क्रेडिट इट एट कॉस्ट, और मैंने वो एट कॉस्ट ही क्रेडिट किया। जरा चेक करो ये कॉस्ट है कि नहीं। जब दोनों की मिलाकर हम देखेंगे सो 9225 ये हमारी कॉस्ट है कि नहीं है, चेक कर लो। 5375 प्लस 3850, 5375 प्लस 3850 ये कॉस्ट है कि नहीं 9225, और 9225 भी हमने लिखा है इन दोनों का टोटल मिलाकर। डन डनाडन क्या? तो विद दिस वी आर डन विद द कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बच्चा बोल रहा है कि मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा बता मुझे जल्दी से, हम वेट करेंगे। बट इसके बाद में मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि तुम ऐसे एक एक क्वेश्चन करोगे मेरे से बोलोगे कि ये करवा दो वो करवा दो, फिर हमारा ये कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस। तो हम एक काम करते हैं भाई जी, चले चलते इधर किसकी हमें डर है। तो ये 2021 का हमने ओपन किया, आपने बताया मुझे कंसाइनमेंट में आपको दिक्कत है, तो कंसाइनमेंट खुल जा। तो जब हम कंसाइनमेंट में आए तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। अब बताओ इसमें डाउट क्या है। सो व्हाट इज द डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? बी क्विक एंड बी वेरी फास्ट बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है। बेटा जी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो किस पर हम इसको प्रायोरिटी देंगे? बेटा जी अजम्पशन के बेसिस पर डिपेंड करता है कि आप किस पर प्रायोरिटी दोगे। आप कॉस्ट पर भी सॉल्व करते हो और उसको आईपी पर भी सॉल्व कर सकते हो। आईपी पर हमने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि बेटा जी फ्रेट कंजाइनी ने भरना है, और कंजाइनी फ्रेट भरेगा, उसको सेलिंग प्राइस दी हुई है, राइट। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि उसको सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट पता नहीं है। नहीं तो फ्रेट हम कॉस्ट पर भरते ना, इट वुड बी मोर बेटर इफ यू वुड हैव पेड द फ्रेट ऑन कॉस्ट, क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल होता। बट क्योंकि हमने कंजाइनी को सिर्फ सेलिंग प्राइस ही दी है, तो सेलिंग प्राइस पर उसने फ्रेट भरा होगा, इसलिए हमने इसको आईपी माना। सर आईसीआई के मॉड्यूल में ऐसा है क्वेश्चन, तो उसमें कॉस्ट पे गुड सेंड किया है। मैंने साइली क्या बताया पता है क्या? दोनों में आंसर सेम ही आएगा, कॉस्ट पर कर या सेलिंग प्राइस। और मैंने बताया भी ना कि अजम्पशन ये भी हो सकता है कि सेलिंग प्राइस पर एक कॉस्ट प्राइस पर मॉड्यूल आईसीआई ने सजेस्टेड पेपर में आंसर दिया, आंसर फिर भी सेम आएगा, और अपने अजम्पशन में कुछ गलत नहीं है, राइट। सो इसमें कहां पर है भाई क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्वेरी है? अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा है बेटा तू। ऑलराइट हियर आर वी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कहां पर है, आजा भाई। ओके, एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 meters of cloth for rupees 2 lakh, of which 5,000 meters were sent on consignment to Via of Agra at the selling price of 30 per meter. X paid 5,000 for freight and 500 for packing charges. Wonderful. And Y sold 4,000 meter at 40 per meter and incurred 2,000 for selling expenses. Y is entitled to commission of 5% on total sale proceeds plus 20% more on any surplus price realized over 30 per meter. 3,000 meters were sold at the rate of 30 per meter, less 3,000 for expense and commission. Owing to fall in the market price, the inventories of cloth in hand is to be reduced by 10%. ओके, तो तुम मुझे लगता है इस लाइन के बारे में मुझे पूछ रहे हो कि सर इस लाइन के बारे में बता दो। Owing to fall in the market price, the inventory of cloth in hand is to be reduced by 10%. अब बेटा क्या है, जब तुम मार्केट प्राइस नीचे चली गई तो अब आप इसको क्या कर दोगे, रिड्यूस करोगे उसकी कॉस्ट प्राइस को। तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे होता है। बेटा इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। आई रिपीट, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये बात तुम्हारे दिमाग में गई क्या, जहन में गई क्या तुम्हारी बात? तो बेटा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर जब हम वैल्यू करते, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमें इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। ये मैं सब कुछ कर कर दिखाऊंगा। पहले तुम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसका वैल्यूएशन करो। वैल्यूएशन कैसे करेंगे देखो, हमने कितना माल भेजा है, 5,000 यूनिट्स हमने माल भेजा है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका वैल्यूएशन करो। तो यूनिट अमाउंट कर इसका वैल्यूएशन करो, मुझे फोटोग्राफ भेजो, बी वेरी क्विक, बी वेरी फास्ट। इसका वैल्यूएशन करो, मैं समझा दूंगा। ये इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वो 10% वाली जो बात है वो समझा दूंगा, बट सभी बच्चे इसका वैल्यूएशन करेंगे पहले, राइट। और ये लोडिंग वाला माल है, लोडिंग वाला माल है क्योंकि इसको माल कैसे भेजा गया, एट सेलिंग प्राइस ऑफ ₹30 पर मीटर।
यस राशि जैन, अगर तुमने कॉस्ट पर क्वेश्चन सॉल्व किया पिछला वाला, तो तुम उधर क्या लिखोगे कि कॉस्ट पर किया है। आपको सिर्फ इतना अजम्पशन लिखना पड़ेगा दैट द गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट एंड हेंस अकॉर्डिंगली द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। मुझे इसका सॉल्व कर बताओ। मैं वेट कर रहा हूं कब से, जल्दी से मुझे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर बताओ। बी वेरी फास्ट। Shall I solve it for you? Okay, let me try. क्वेश्चन नंबर 1 मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक यूनिट और अमाउंट। सो बेटा जी हम इधर लिखेंगे कितना है, कैन आई नॉट से 5000 मीटर्स वर सेंट एट 30 पर मीटर। सो हम इसकी कॉस्ट ही लेंगे बेटा जी। सो 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 ये आपको कॉस्ट मिलेगी। 2 लाख डिवाइड बाय 10,000 यू विल गेट द कॉस्ट। मैंने आपको बताया हमेशा कॉस्ट पर ही लेते हैं। सो बेटा जी हम कितने लिखेंगे 5000 मीटर, 5000 मीटर इंटू 20, 5000 इंटू 20, क्या सर तुम भी, तो ये 1 लाख है। एट कॉस्ट लिया, बराबर है। अभी आगे बढ़ते हैं। और फिर उन्होंने क्या बोला, एक्स पेड 5000 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर पैकिंग। सो आई विल ऐड फ्रेट प्लस पैकिंग। सो मेरा अमाउंट आ जाना चाहिए, इट शुड बी 5500। पॉइंट ए खत्म हो गया, इधर आएगा 5000 और ये आ जाएगा 1,05,500। आगे बढ़ते, वाई सोल्ड 4000 मीटर एट ₹40 पर मीटर एंड इनकर 2000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। ये कुछ भी नहीं लेना है। वाई इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ टोटल सेल प्रोसीड्स प्लस 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर 30 पर मीटर। 3000 मीटर्स वर सोल्ड एट दिल्ली पर मीटर लेस 3000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन। ऑल राइट, तो बेटा जी अब वाई सोल्ड 4000 मीटर्स, तो बेटा जी मेरा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आएगा इधर, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट। कैन आई नॉट से 1000 यूनिट, क्योंकि 4000 इज सोल्ड। सो आई से 1,05,500 डिवाइड बाय 1000 इनटू 5000, इट विल टर्न आउट टू व्हाट, $21,100। एग्रीड। अब बेटा जी हमको क्या करना है, क्या बोला है देखो, ओविंग टू fall in the market price the value of the stock is to be reduced by 10%. so can I not say less reduction in value of stock, reduction in value of stock I will say 2110, ये माइनस किया, सो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1000, 211100 minus I will say 2110 and it will be equal to 18,990। एग्रीड। अब इसके अंदर ऐड करना है ऐड स्टॉक रिजर्व, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, स्टॉक रिजर्व तो उतना ही रहना है। स्टॉक रिजर्व हम कितना मान लेंगे बेटा जी, सो कैन आई नॉट से इट इज 10 रुपीज, क्योंकि 30 में भेजा, इंटू 1000, so I'll say it would be 10,000. So my value of stock would be 1000 and 28,990. 28,990. Let me see if the answer is right.
या ईयर इट इज 28,990 और उसका स्टॉक रिजर्व आया 10,000, जैसे मैंने आपको समझाया इस तरीके से करना है। सो बेटा जी 1 लाख लिया प्लस फ्रेट ऐड किया, सो आपका ये वाला वैल्यू आ गया। अब उसके बाद में वैल्यू ऑफ स्टॉक आने के बाद में उसका वैल्यू रिड्यूस करना है, ऐसा एग्जामिनर ने क्लियर कट बोला है। सो किससे कम करना है बेटा जी? कॉस्ट। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज दिस, ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं 10,000 ऐड करके, वो तो आर्टिफिशियल वैल्यू है ना भाई। सो हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक है 21,100, उसको कम करना है, बोला 10% से, हमने कम कर दिया। और उसके बाद में जो लोडिंग फैक्टर था वो लोडिंग फैक्टर उसमें लोड कर दिया, बस बात खत्म हो गई, आंसर आ गया हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन एग्रीज। आशा करता हूं कि आपका एक क्वेरी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एग्रीड, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है, बस इसमें एक ट्रेडिंग P&L अकाउंट भी बनाना पड़ता है। सो ट्रेडिंग P&L अकाउंट भी इसके अंदर बनाना। आप ट्रेडिंग अकाउंट भी इंस्टीट्यूट ने बनाया। सो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया ये देख लो। ये पहला वाला तो कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये मैंने बताया अभी आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिया, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिया, और इन्वेंट्रीज जो बचा हुआ है, मतलब टोटल बाय किया था उसमें से कुछ कंसाइनमेंट में भेजा, कुछ सेल किया, और जो बचा हुआ है वो हमने इधर दिखाया, और उसमें से लेस 10% कर वैल्यू किया, और बाकी का पूरा सॉल्व किया। यस और नो? ध्यान रहे, कंसाइनमेंट प्रॉफिट जब तुम वहां पर P&L अकाउंट लिखते थे डेबिट साइड में, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आप क्या लिखते हो? टू P&L अकाउंट लिखते हो। ये देखो टू P&L अकाउंट, तो P&L के कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। और वही चीज आपको मॉड्यूल के आंसर में भी दिख रही है कि इधर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट लिखा हुआ है। अप्रिशिएट दिस। सो बेटा जी इसके अलावा और कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लो, जल्दी से फुर्ती से, मैं वेट कर रहा हूं। क्वेरी नहीं है तो फिर आज हम इसको पूर्ण विराम करेंगे और बोलेंगे बाय बाय। बाय बाय मतलब कौन सा? इस टॉपिक को। कोई क्वेरी फुर्ती से मुझे बता दो, एल्स वी वाइंड अप दिस टॉपिक। और मैं अभी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल के वो सब सॉल्व कर देना आप। एग्रीड? और इसकी टेस्ट आज मैं आपको भिजवाता हूं, टेस्ट के पेपर्स को भी आपने एक बार लिखकर उसके आंसर्स चेक कर लेना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पिछली बार सॉल्व किया था, अब कंसाइनमेंट का सॉल्व करना है। ऑलराइट, बाकी के सुस्त मुर्गे कहां है? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे बाकी के सुस्त मुर्गे? वेयर आर दी अदर सुस्त मुर्गाज एंड मुर्गीज? ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, लड़कियां ज्यादा एक्टिव है इस ग्रुप में, लड़कियां पास होगी। जो ज्यादा कमेंट करेंगे उसमें से ज्यादा बच्चे पास होंगे, बॉयज और गर्ल्स में, बाकी आपकी इच्छा है। राइट? सो चलो इस टॉपिक को मैं कह रहा हूं अलविदा।